नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोट 12 नवंबर को पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने बुधवार को हिमाचल में 2 रैलियां करके जनता को साधने की कोशिश की। उनके निशाने पर सिर्फ कांग्रेस रही। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में खास तौर पर कहा कि कांग्रेस वाले अगर यहां बैठ गए तो कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले मुझे भी यहां के लिए काम नहीं करने देंगे अगर वो यहां आकर बैठ जाते हैं। हमने ये नहीं सोचा कि 5 साल बाद यहाँ सरकार बदलेगी। हमारे लिए यहाँ का हर नागरिक भगवान का रूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को चंबा और हमीरपुर इलाके में 2 रैलियां की। दोनों जगहों पर उन्होंने कहा कि हिमाचल में ये मेरी आखिरी चुनावी जनसभा है। मैं हिमाचल के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो रिवाज बदलेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि लोग हिमाचल में बीजेपी को फिर से सत्ता में लाएंगे और फिर हिसाब मांगेंगे, लेकिन कांग्रेस हिमाचल में विकास की चक्की को रोकना चाहती है। कांग्रेस ने आपकी परवाह इसलिए नहीं की क्योंकि उसे मालूम है कि हिमाचल के लोग हर 5 साल बाद सरकार बदल देते हैं। आपको ये रिवाज बदलना है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए बागी नेता मुसीबत बने हुए हैं। इस बीच फतेहपुर सीट से निर्दलीय लड़ रहे बीजेपी के बागी नेता और पूर्व सांसद कृपाल परमार ने जेपी नड्डा पर हमला बोला। ये वही कृपाल परमार हैं जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी उनसे फोन पर कह रहे हैं कि वो बागी के तौर पर चुनाव लड़ने से पीछे हट जाएं। पीएम मोदी उन पर हक जताते हुए कहते हैं कि उनको चुनाव से हट जाना चाहिए। हालांकि नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निकल जाने की बात कहकर कृपाल परमार ने इनकार कर दिया। अब एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी का फोन 30 अक्टूबर को आया था और नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 29 थी। अगर उनका फोन एक दिन पहले भी आ गया होता तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाता उनका आदेश माने जाने में। इस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने के पीछे वजह बताते हुए कहा कि मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सालों तक जलील किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को उनके निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की जानकारी भी नामांकन वापसी के बाद ही दी गई, जो एक साजिश है। उनका कहना है कि उन्हें कई साल से बेइज्जत किया जा रहा था और वो कैसे मर कर जी रहे थे ये वही जानते हैं। केंद्र ने 7 नवंबर 2022 को चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन कर दिया है। ये संशोधन ऐसे समय किया गया है जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता लागू है। हिमाचल में तो 12 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं, यानी 5 दिनों पहले केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन कर दिया। तमाम राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के लोग इस पर ऐतराज कर रहे हैं। सरकार की ओर से फिलहाल कोई सफाई नहीं आई है। बता दें, मोदी सरकार ने 2017 में देश को बताया कि वो चुनावी डोनेशन के लिए एक योजना ला रही है। ये योजना 2018 में केंद्र सरकार लेकर आई, 2019 के आम चुनाव से 1 साल पहले। इसके तहत साल में 4 बार चुनावी बॉन्ड खरीदे जा सकेंगे। अप्रैल, जनवरी, जुलाई और अक्टूबर महीने के पहले 10 महीनों तक चुनावी बॉन्ड खरीदने का नियम तय हुआ था। इस बॉन्ड को आप या बड़े कॉरपोरेट उद्योगपति भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से खरीद सकते हैं। ये एक तरह का पैसे के रूप में वचन है जो आप किसी राजनीतिक दल को डोनेशन के तौर पर देते हैं। इसमें आपकी पहचान छुपी रहती है, यानी कोई भी उद्योगपति, कॉरपोरेट, आम आदमी चुनावी बॉन्ड खरीदकर अपनी पहचान बताए बिना किसी को भी डोनेशन दे सकता है, यानी किसी राजनीतिक दल को। पुराने नियम में उद्योगपतियों, कॉरपोरेट के अलावा राजनीतिक दलों को बताना पड़ता था कि उन्हें चंदा या डोनेशन कहां से आया है। पात्रा चावल मामले में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत को बुधवार को एक पीएमएलए अदालत ने जमानत दे दी। राउत को ईडी ने पात्रा चावल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मामले में कथित रूप से हुई वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर इस साल जुलाई में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ईडी ने उनकी जमानत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर थोड़ी देर में सुनवाई होगी। बता दें, प्रवीण राउत को मुंबई की एक अदालत ने पहले ही जमानत दे दी थी। ईडी ने अदालत से इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन अदालत ने जांच एजेंसी के अनुरोध को खारिज कर दिया। बता दें, ईडी मुंबई में एक प्लॉट के फ्लोर स्पेस इंडेक्स को धोखाधड़ी से बेचे जाने के मामले में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि कॉलेजियम को लेकर हो रही आलोचना को सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए और इसमें सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बुधवार को भारत के 50वें CJI के रूप में शपथ ली है। उन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। CJI चंद्रचूड़ कई संविधान पीठों और ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। उनके पिता VIB चंद्रचूड़ भारत में सबसे लंबे समय तक CJI रहे थे। वो 22 फरवरी 1978 से 21 जुलाई 1985 तक इस पद पर रहे। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। हम भारत के सभी नागरिकों की रक्षा करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी में सुधार, राष्ट्रीय सुधार या न्यायिक सुधारों के मामले में हो। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होगी।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के लिए देश उनका ऋणी रहेगा। नितिन गडकरी अपनी बातों को बिना किसी लाग लपेट के कहने के लिए जाने जाते हैं। गडकरी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा, उदार अर्थव्यवस्था के कारण देश को नई दिशा मिली, उसके लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है। महाराष्ट्र से आने वाले गडकरी ने कहा कि मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से ही वो महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए सड़कों के निर्माण के लिए धन जुटा सके। उन्होंने कहा कि उदार आर्थिक नीतियां गरीबों और किसानों के लिए हैं। गडकरी ने कहा कि चीन इसका अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से उदार आर्थिक नीतियां किसी देश के विकास में मददगार हो सकती हैं। महाराष्ट्र में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे शामिल होंगे। ये दोनों नेता 11 नवंबर को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आएंगे। वहीं गुरुवार यानी 10 नवंबर को एनसीपी नेता जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और जितेंद्र आहवाड इस यात्रा में शामिल होंगे। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने यह जानकारी दी। मालूम हो कि कांग्रेस देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। बुधवार को इस यात्रा का 63वां दिन है। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब ये माना जा रहा है कि नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता आसान हो गया है। पीएनबी में हुए 14,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी देश छोड़कर भाग गए थे। बाद में नीरव मोदी लंदन चला गया। नीरव मोदी को मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से उसे भारत लाने की कोशिशें चल रही हैं। पीएनबी मामले में नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच कर रही हैं। उस पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को धमकाने के भी मुकदमे दर्ज हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी है कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अधिकारियों से पुष्टि की है कि कंपनी बुधवार सुबह कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर देगी। जुकरबर्ग ने मंगलवार सुबह कंपनी के सैकड़ों अधिकारियों को संबोधित करते हुए बड़ी कटौती का संकेत दिया। रिपोर्ट के अनुसार जुकरबर्ग ने समूहों के रूप में भर्ती और व्यावसायिक टीमों का जिक्र किया जो छंटनी का काम देखेंगे। कंपनी की छंटनी योजनाओं की आंतरिक घोषणा जल्द होने की संभावना है। मेटा प्लेटफॉर्म्स के तहत आने वाले फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में कर्मचारियों की छंटनी की योजना तब आई है जब मुनाफे के संदर्भ में उनका निराशाजनक प्रदर्शन रहा है और बिक्री में गिरावट आई है। माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए कंपनी ने लागत में कटौती की रणनीति बनाई है और छंटनी इसी योजना का हिस्सा है। एलोन मस्क ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के 1,95,00,000 शेयर बेच दिए हैं। इनकी कीमत करीब 3.95 अरब डॉलर है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से इस बात की जानकारी सामने आई। ये जानकारी ऐसे समय पर आई है जब एलोन मस्क को ट्विटर का 44 अरब डॉलर में अधिग्रहण किए 2 हफ्ते भी नहीं बीते हैं। बीबीसी के मुताबिक इस साल की शुरुआत से टेस्ला के शेयर की कीमत में 50% से ज़्यादा की गिरावट आई है। इसके अलावा टेस्ला ने अमेरिका में अपनी कारों में पावर स्टीयरिंग के साथ संभावित दिक्कत के चलते 40,000 कारों को वापस बुला रही है। ताइवान के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चीन अपनी सेना का युद्ध प्रशिक्षण मजबूत करेगा। सुरक्षा की स्थिति लगातार अस्थिर और अनिश्चित बनती जा रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मंगलवार को उन्होंने सीएमसी के संयुक्त अभियान कमान केंद्र का निरीक्षण किया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि चीन की पूरी सेना को युद्ध की तैयारी, लड़ने और जीतने की क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका में हो रहे मध्यावधि चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। 197 सीटों पर बढ़त के साथ रिपब्लिकन पार्टी ने पकड़ मजबूत बना ली है और उनका बहुमत लगभग तय माना जा रहा है। 435 सीटों के सदन में बहुमत के लिए किसी एक पार्टी को 218 सीटों की जरूरत होती है। वहीं डेमोक्रेट्स 173 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं सीनेट में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो रही है। सीनेट में इस वक्त डेमोक्रेट्स के हिस्से में 48 सीटें हैं और रिपब्लिकन 47 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इससे पहले रिपब्लिकन आगे थे। बहुमत के लिए यहां 50 सीटों की जरूरत है। बता दें, इस चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों और सीनेट की 34 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके साथ ही राज्य भी अपने गवर्नर का चुनाव करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।